बर्नौलीज थ्योरम। इस वीडियो में हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि फ्लूइड की स्पीड किस तरह से फ्लूइड के प्रेशर से रिलेट करती है। यह प्रिंसिपल स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट डेनियल बर्नौली के नाम पर पड़ा। जब कोई नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो कि स्ट्रीमलाइन मोशन में बह रही हो और एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, तब इसके मोशन के हर एक पार्ट में टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एक बार फिर से आप समझें, जब कोई नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड या गैस एक स्ट्रीमलाइन मोशन में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही हो, तब इसके पाथ के हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। यानी कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। तो इसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे P प्रेशर एनर्जी बता रही है, हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट कर रही है और रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रही है। जहाँ P लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, V उस पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H अर्थ सरफेस से लिक्विड की हाइट है। प्रेशर एनर्जी, मान लीजिए कि लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर है P और एरिया है A और लिक्विड L डिस्टेंस मूव करती है, तो प्रेशर एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। एनर्जी हमेशा वर्क डन की इक्विवेलेंट होती है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला हो रहा है प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो वही इक्वेशन हो रही है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस, यानी कि P इंटू A इंटू L। लिक्विड का वॉल्यूम है एरिया इंटू डिस्टेंस, A इंटू L। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी P इंटू A इंटू L अपॉन A इंटू L। AL ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो बचा P। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है P। अब हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए लिक्विड का मास है m, वॉल्यूम है V कैपिटल V और उसकी वेलोसिटी है V स्मॉल v। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। लिक्विड का वॉल्यूम है V कैपिटल V, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी हाफ m अपॉन V स्क्वायर। m है मास, कैपिटल V है वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो यही इक्वेशन हो जाएगी हाफ रो V स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुई हाफ रो V स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए लिक्विड अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर फ्लो कर रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। लिक्विड का वॉल्यूम है V, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी m अपॉन V GH। m मास है, V वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी रो। तो यही इक्वेशन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो GH। तो सिंपल वर्ड में बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है कि जब कोई फ्लूइड, लिक्विड या गैस हॉरिजॉन्टल फ्लो में बह रहा है, तो जिस पॉइंट पर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा और जहाँ पे स्पीड कम होगी उस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इलस्ट्रेट करता है
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। तो एक हॉरिजेंटल पाइप में पानी बह रहा हो जिसके डायमीटर बदल रहे हो, तो जिस पॉइंट पर पानी की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, और जिस पॉइंट पर स्पीड कम होगी उस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हम एक ट्यूब लेते हैं XY और इसमें से इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड या गैस फ्लो कर रहा है। X पर प्रेशर है P1 और Y पर प्रेशर है P2, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। X पर जो लिक्विड एंटर कर रही है वहाँ पर वर्क डन W1 पर सेकेंड होगा। W1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1 इंटू V1, जहाँ A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है X का, V1 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है। ट्यूब के Y पॉइंट पर जहाँ से लिक्विड एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है, वहाँ वर्क डन W2 पर सेकेंड होगा। W2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2 इंटू V2, जहाँ A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है Y का और V2 लिक्विड की वेलोसिटी है। तो नेट वर्क डन होगा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2, यानी कि P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। यदि लिक्विड में स्ट्रीमलाइन मोशन है, धारा रेखीय प्रवाह है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो लिक्विड X में एंट्री ले रही है और Y से एग्जिट हो रही है उसका मास है m और लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो यही इक्वेशन हो जाएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m अपॉन रो। तो नेट वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 m अपॉन रो। ये इसको आप ले लें इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में। X में लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m V1 स्क्वायर, और Y से लिक्विड एग्जिट कर रही, बाहर निकल रही, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड है हाफ m V2 स्क्वायर। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस कर दें, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। हाफ m कॉमन है, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तो यही इक्वेशन हो जाएगी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। X में पोटेंशियल एनर्जी है mgh1 और Y में पोटेंशियल एनर्जी है mgh2। X ऊपर है, Y नीचे है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh1 माइनस h2। तो नेट इंक्रीज इन एनर्जी होगी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी को हमने माइनस कर दिया। तो इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू वर्क डन ऑन द लिक्विड, लिक्विड में जो कुछ भी वर्क डन किया उसके कारण एनर्जी इंक्रीज होगी। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी। लिक्विड पे जो कुछ भी काम किया जाएगा वो पूरा का पूरा काम एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको मिलेगा P1 माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर पहले ब्रैकेट में माइनस mgh1 माइनस h2 दूसरे ब्रैकेट में। P1 माइनस P2 को एक तरफ रहने दो, m अपॉन रो को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यही इक्वेशन हो जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो gh1 माइनस h2। इक्वेशन सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा P1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो gh2। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल इक्वेशन हो रही है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही बर्नौलीज इक्वेशन है। आप फिर से देखें, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यह बर्नौलीज इक्वेशन है। जब हॉरिजेंटल फ्लो में लिक्विड बह रही हो
मतलब H1 और H2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो यह इक्वेशन हो जाएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, मतलब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हट गई है, H एक दूसरे के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी हट गई है, तो इक्वेशन क्या हो गई, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब लिक्विड में हॉरिजेंटल स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, हॉरिजेंटल है स्ट्रीमलाइन फ्लो, तब उसके हर एक पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का सम बराबर होगा। ऊपर की इक्वेशन से एक चीज और पता लग रही है, जिस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा रहेगा वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी कम रहेगी। आप एक हॉरिजेंटल ट्यूब लें जिसमें नॉन यूनिफॉर्म बोर है, ए बी सी, हमने 3 वर्टिकल पाइप लगाए। जो पाइप ए है उसमें लो वेलोसिटी और हाई प्रेशर है, पॉइंट बी में जो पाइप है उसमें हाई वेलोसिटी लो प्रेशर है, और पॉइंट सी में लो वेलोसिटी है हाई प्रेशर है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन में, पॉइंट बी में पाइप पतला हो गया है, पाइप पतला हुआ है तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। पॉइंट ए और पॉइंट सी में पाइप चौड़ा है, पाइप चौड़ा है मतलब वेलोसिटी कम रहेगी, और वेलोसिटी कम रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी में वेलोसिटी है कम, प्रेशर है ज़्यादा, इसलिए वर्टिकल पाइप में पानी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा। पॉइंट बी में वेलोसिटी है ज़्यादा और प्रेशर है कम, इसलिए कम पानी ऊपर चढ़ा। अब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखते हैं। पहला है साइफन इफेक्ट। आपने किसी लिक्विड में पाइप डाला और उस पाइप में आपने सक किया, जैसे ही आप सक करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। अब जो बीकर हमने लिया था वहाँ प्रेशर है ज़्यादा, पाइप को हमने सक किया, वहाँ प्रेशर है कम, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ऊपर चढ़ेगी। और जब लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगी तब ग्रेविटी के कारण और लिक्विड की जो हाइट हो रही है उस कॉलम के कारण लिक्विड नीचे की तरफ दूसरे बीकर में गिरेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एयर फ्लाइट का। एरोप्लेन के विंग का एक नमूना आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर की तरफ कर्व्ड होता है और नीचे की तरफ फ्लैट होता है। जब एयर यहाँ से निकलती है तो नीचे की तरफ फ्लैट है, इसलिए यहाँ पे एयर की वेलोसिटी कम होती है, और ऊपर की तरफ कर्व्ड है इसलिए एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो नीचे एयर की वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऊपर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। यानी कि नीचे प्रेशर है ज़्यादा, ऊपर प्रेशर है कम। नीचे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इस एयरप्लेन पे लिफ्ट लगती है, और इसी लिफ्ट के कारण एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है क्रिकेट बॉल, बेसबॉल या फुटबॉल का स्पिन करना। ऐसा क्यों होता है? बॉल के सेंटर के कंपैरिजन में हवा फास्टर मूव करती है। पेरिफेरी ऑफ द बॉल जिस डायरेक्शन में मूव करती है, एयर फ्लो भी उसी डायरेक्शन में है, इस कारण से वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे एयर की वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाती है। इसी प्रेशर के इम्बैलेंस के कारण बॉल एक साइड डिफ्लेक्ट होती है, यानी जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से दूसरी साइड कम प्रेशर के एरिया में वो डिफ्लेक्ट करती है, और इसी को बोलते हैं कि हम लोग बॉल स्पिन कर रही है। अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट्स और बसेस। जब दो बस या बोट एक दूसरे के करीब बहुत तेजी से निकलती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं? जब दो बोट या बस एक दूसरे के पास से साइड बाय साइड बहुत तेजी से निकलती हैं तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और बस के दूसरी तरफ या बोट के दूसरी तरफ प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इन पे फोर्स लगता है।
इस इम्बैलेंस के कारण जहाँ पे हायर प्रेशर है वहाँ से फोर्स लगेगा लोअर प्रेशर की तरफ, और इस कारण से आपको ऐसा लगेगा कि दोनों बस या बोट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। एटोमाइजर किस तरीके से काम करता है? आपने देखा होगा कार्बोरेटर में या पेंट गन मशीन या सेंट स्प्रे या कीड़े मारने का जो स्प्रेयर होता है वो किस तरीके से काम करता है। ये सारी की सारी चीज़ें बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करती हैं। स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि एक सिलेंडर सी है, उसके अंदर है पिस्टन पी। जब पिस्टन पी दबाया जाता है तो बहुत तेज़ी से हवा ट्यूब टी से निकलती है, तो ट्यूब टी में प्रेशर हो जाता है कम, और जो हमारा नीचे लिक्विड है, जिस जगह लिक्विड भरी है लिक्विड एल, वहाँ प्रेशर रहता है ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ लिक्विड जाती है, यानी कि लिक्विड पॉइंट टी की तरफ उठती है, और जब लिक्विड पॉइंट टी की तरफ आती है तब वो हवा के साथ मिलती हुई बाहर निकलती है और स्प्रे हो जाती है। स्पिनिंग ऑफ बॉल इन वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन में बॉल किस तरीके से घूमती है? यदि आप एक पिंग पोंग बॉल को वाटर स्ट्रीम में रख दें तो बॉल वाइब्रेट करती है। जब बॉल एक साइड जाती है तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ प्रेशर बॉल को कम प्रेशर वाले एरिया में लाता है, और यदि बॉल दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, वो वापस बॉल को अंदर की तरफ ला देती है। इसलिए बॉल वाटर स्ट्रीम के अंदर ही रहती है और वहाँ पर ही हिलती डुलती रहेगी। अब हम मैग्नस इफेक्ट समझते हैं। मैग्नस इफेक्ट भी बर्नौली प्रिंसिपल पर ही काम करता है। आपने देखा होगा गोल्फ, टेनिस या क्रिकेट प्लेयर इस तरह के इफेक्ट का जनरली यूज़ करते हैं। जब बॉल को स्पिनिंग स्टेट में स्पिन करते हुए घुमाते हुए फेंका जाता है तो बॉल स्ट्रेट लाइन में ना जाकर एक कर्व पाथ में मुड़ जाती है, जिसे हम लोग स्विंग कहते हैं, और इसी स्विंग को, इसी इफेक्ट को मैग्नस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि जब बॉल स्पिन करती है तब बॉल के साथ जो हवा रहती है वह हवा भी स्पिन करती है, और जब स्पिन करते ही बॉल आगे जाती है तब पीछे जो स्पेस खाली रह जाता है उस स्पेस में अगल बगल की हवा आके एकदम से फिलअप होती है। तो इस कारण से एयर करंट और बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के अपोजिट रहता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिस कारण से एयर की वेलोसिटी बॉल के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ कम हो जाती है। तो प्रेशर ऑन द बॉल इंक्रीजेस, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसा कि बर्नौली प्रिंसिपल में भी बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ बॉल के नीचे हवा का मोशन और बॉल का मोशन ये एक जैसा होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल स्ट्रेट लाइन में ना जाके कर्व पाथ में मुड़ जाती है, और इसे ही मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, या ऐसे ही हम कहते हैं कि बॉल हवा में स्विंग कर रही है। इस वीडियो में हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।